वेलकम एवरीवन टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। आप सबको थोड़ा बहुत पता रहेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास तीन एक्टिविटीज होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड कैश फ्लो का मीनिंग क्या है कि हमने कैश के इनफ्लोज को एंड आउटफ्लो को जज करना होता है। जहां जहां से कैश आएगा उसको ऐड करेंगे, जहां पे हमारा कैश पे हो रहा है उसको माइनस करते रहेंगे, आउटफ्लो को माइनस करते रहेंगे। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम थोड़ा जल्दी से वीडियो को रखते हैं। तो स्टार्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब आप सबको थोड़ा सा पता होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं। सेल करना, परचेज करना, प्रोडक्शन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, मतलब जो बिजनेस का रोजमर्रा के काम होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, जब हमारे पास सरप्लस मनी है, ज्यादा पैसा है, अपना पैसे को हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर हमें रिटर्न मिले, इंटरेस्ट मिले, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है। फाइनेंसिंग उसका उल्टा होता है। फाइनेंसिंग है जब हमें पैसे की नीड है, व्हेन वी आर इन नीड ऑफ मनी, तब हम फाइनेंस इकट्ठा करते हैं। यानी कंपनी क्या करती है, शेयर इशू कर देती है, डिबेंचर इशू कर देती है, उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। अब स्टार्ट करना है हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मेन चीज क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जहां जहां से पैसे आएगा उसको प्लस करेंगे, जहां जाएगा माइनस करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें प्लस या माइनस करने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होता है हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। मतलब सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने हैं, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर चीजें प्लस या माइनस करनी है। अब दिक्कत ये है कि क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन होते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हम निकालेंगे कहां से, नेट प्रॉफिट से। अब दूसरी बात यह है कि नेट प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैश फ्लो में जो हमने फाइंड करना होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब अगर आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है, सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में दो नेम है, रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व के अंदर तो जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम रिजर्व सब जाते हैं। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस जो होता है ना उसके साथ एक लाइन लिखी होती है, यहाँ पे लिखी है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, सबसे पहले हम रेवेन्यूज लिखते हैं, रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस, इसको एक्सपेंसेस में क्या करते हैं हम, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस किए, वो हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, टैक्सेस माइनस करते हैं, तो आ जाता है लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ खत्म करने के बाद आता है ना, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के सरप्लस में लिखा होता है। मतलब हमें स्टार्टिंग में दिया होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है। आई होप आपको पता चल रहा है, आपको पता है कि जो पहली चीज हमने निकालनी होती है कैश फ्लो में वो होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें होता क्या है, जो प्रॉफिट दिया होता है ना, मतलब वो सब कुछ करने के बाद का है, लेकिन हमें बिफोर वाला चाहिए। तो मतलब आपको पता होगा प्रॉफिट में से टैक्स पे करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट में से ही हम जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट में से ही डिविडेंड पे करते हैं। तो जिन जिन चीजों ने हमारे प्रॉफिट को कम किया था, जिन जिन चीजों ने हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर दिया था, वो सारी की सारी चीजों को हम प्रॉफिट में वापस ऐड बात करेंगे ताकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच सकें। एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों निकालना है, ताकि उससे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा सकें। अब इसको करने का ना एक सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है यहाँ से, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप लिखोगे सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी जो सरप्लस आता है ना, इसमें हम लिखते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्यों, ये क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव मतलब जैसे इस साल का सरप्लस दिया हुआ 10 लाख, पिछले साल था 5 लाख, तो 10 में से 5 माइनस करके जो इस साल कमाया वो सिर्फ 5 होएगा। मतलब हर साल के सरप्लस में ना ऐड होता रहता है। तो सबसे पहले आता है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर के आता है। यही हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, उसका दूसरा नाम है। अब इसके अंदर हमने वो चीजें ऐड करनी है जिन चीजों की वजह से प्रॉफिट कम हो गया था। अब प्रॉफिट में से हम रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं,
तो फिर जितना पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर किया था वो सारा ऐड बैक करना है। इनको ना याद करने का हमने एक एक्रोनिम बनाया है जिसको कहते हैं तड़प, TADPP। ठीक है, टी से आपको सिंपली याद करना है। देखो जितनी मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वो एक्सप्लेनेशन जरूरी है, लेकिन अब जो करने लगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बाय चांस इसका रीजन ना भी पता हो लेकिन ये आता हो ना तो मार्क्स मिल जाएंगे। एंड कैश फ्लो के अंदर क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका फॉर्मेट। तो पूरा फॉर्मेट यहाँ पे मैं कराऊंगा, उसको लर्न कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले टी से आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, कि जो पैसा रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया है उसको ऐड बैक कर देना है, समझ आ रहा है। दूसरा आता है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस मतलब कोई फायर लग गई, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई गुड्स, उसकी जैसे भी प्रॉफिट कम हो गया था लेकिन वो हमारा नॉर्मल लॉस नहीं है, तो उसको वापस ऐड बैक कर देते हैं अबनॉर्मल लॉस करके। इसके बाद हमने डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में अगर डिविडेंड पे किया उसको भी ऐड बैक करते हैं, क्योंकि डिविडेंड हम प्रॉफिट में से ऐड बैक करते हैं। अब डिविडेंड दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होता है? प्रपोज्ड डिविडेंड होता है जो कंपनी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग पे साल के लास्ट पे 31 मार्च को प्रपोज करती है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं। एंड जब उसका अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर्स। जब प्रपोज्ड डिविडेंड हमने प्रपोज किया, अगर उसका अप्रूवल मिल गया तो वो पे कर देते हैं। अब बात यह है प्रपोज्ड डिविडेंड प्रपोज होता है 31 मार्च को, लेकिन वो पे जब होता है उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं, तब तक ईयर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो प्रपोज्ड डिविडेंड हमने पे करना होता है ना वो आता है प्रीवियस ईयर का, मतलब जिस साल में डिविडेंड प्रपोज किया जाता है तो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, तो इस साल कौन सा पे करेंगे? पिछले साल का, समझ रहे हो? तो प्रपोज डिविडेंड आता है प्रीवियस ईयर का, लेकिन इंटरिम डिविडेंड का मतलब ही है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये तो करंट ईयर का ही आएगा। एंड जो ट्रांसफर टू रिजर्व था वो भी कैसे निकालेंगे? वो भी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल जनरल रिजर्व में 30,000 था, इस साल जनरल रिजर्व में 40,000 है, तो हमने कितना ट्रांसफर किया होगा? 10,000 ट्रांसफर किया होगा। तो वो 10,000 मतलब याद कैसे करना है? टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, ए से अबनॉर्मल लॉस, डी से डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक पी से आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स होता है कि हमें सबको पता है कि टैक्स पे करना ही करना, तो उसके लिए पहले से क्या बना सकते हैं? प्रोविजन। अब प्रोविजन कहाँ से बनाएंगे? प्रॉफिट में से। तो टैक्स के लिए प्रोविजन बनाने से प्रॉफिट कम हो गया था तो उसको भी ऐड बैक करना है, ये करंट ईयर का ही आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स आता है करंट ईयर का। इसके साथ पी में एक और चीज आ सकती है, वो आ सकता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये ना क्वेश्चन में बहुत कम होते हैं, इसलिए मैंने सेपरेट लिखा है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या इसका दूसरा नाम होता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अगर ये कोई एक्सपेंस किए जाए तो उसको भी यहाँ पे ऐड बैक कर देते हैं। अब सरप्लस के अंदर ही 5 चीजें ऐड की, अब कुछ चीजें होंगी जो हमने माइनस भी करनी है। माइनस वाली के लिए ऐसा तड़प जैसा नाम नहीं याद करना, इन सब का उल्टा कर देना। अब आप मुझे बताओ, रिजर्व में प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्या रिजर्व से प्रॉफिट में वापस पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, तो इसका रिवर्स नहीं होता। अब नॉर्मल लॉस का उल्टा होता है अब नॉर्मल गेन, तो फिर यहाँ पे लेस में आ जाएगा अब नॉर्मल गेन। डिविडेंड शेयर होल्डर को पे करते हैं, उसका उल्टा उनसे पैसे मांग सकते हैं? नहीं, तो डिविडेंड दोनों का उल्टा नहीं आएगा, ना डिविडेंड पेड का ना ही प्रपोज्ड डिविडेंड का। प्रोविजन फॉर टैक्स किस लिए होता है? टैक्स पे करने के लिए। टैक्स पे करने का उल्टा होता है कुछ? यस, रिफंड ऑफ टैक्स। कंपनीज कभी कभी एडवांस टैक्स पे करती हैं जो ज्यादा पे हो जाता है, तो अगर टैक्स ज्यादा पे कर दिया था तो जितना ज्यादा पे कर दिया था वो वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर लेस में एक और चीज आएगी, रिफंड ऑफ टैक्स। इतना काम करके हमारा फर्स्ट चीज खत्म हो गया। वो यहाँ से निकल रहा क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इतना करने का आपका इतना से 1 मार्क पक्का हो गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक सीखा, जैसे इसका नाम है ना वैसे ही अब नेट प्रॉफिट से हमने निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी 1-2 दिन में हम कर लेंगे।